पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज़ हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा, धन्यवाद। सर 29 जून को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई है। क्या लगता है सर, किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है? 29 जून को बैठक होने वाली है। पिछले बार जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, तो दिल्ली में ही हुई थी और 29 दिसंबर 2023 को हुई थी। तो इस बार भी 29 और पिछले बार भी 29। पिछले बार जब मीटिंग हुई थी दिसंबर में 2023 में, तो उस समय में अध्यक्ष जो थे जदयू के, वो ललन सिंह हुआ करते थे। और उस मीटिंग में यही फैसला हुआ कि पूरी पार्टी को अपने हाथ में नीतीश कुमार ने ले ली। तो एक बड़ा बदलाव जो है पिछली मीटिंग में देखने को मिला था। लेकिन इस बार की जो परिस्थिति है वो दूसरी तरह की परिस्थिति है। अच्छा, पिछले बार में एक और तथ्य बताना जरूरी है, याद दिलाना जरूरी है अपने दर्शकों को, कि पिछले बार की जो मीटिंग जो है आनन फानन में बुलाई गई थी। लेकिन इस बार क्या है, 14-15 दिनों का समय है, मतलब मीटिंग होगी, पहले सूचना दे दी गई है। खैर, अब हम आते हैं इस बार की मीटिंग होगी तो क्या हो सकता है। इस बार की जो मीटिंग है उसमें तमाम जो कार्यकारिणी के सदस्य वो शामिल होंगे, विधायक, सांसद और भी वरिष्ठ नेता जो हैं जदयू के, वो शामिल होंगे। और इस बार मीटिंग जो है नीतीश कुमार लेंगे, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के। ये है, तो क्या होगा, तो इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो जो चुनाव हो गया, तो कौन सा चुनाव हो गया, तो लोकसभा का चुनाव हो गया, उसकी समीक्षा होगी कि ठीक है, इस बार ये खास बात है नीतीश कुमार के लिए कि उन्होंने वोटों को बांध कर रखा और 12 सीटें उन्हें मिल गई। लेकिन लॉस भी उनको हुआ है, 4 सीटों का लॉस तो उनको है। पिछले चुनाव में 2019 में 16 सीटें उन्हें मिली थी, तो लॉस में तो है नीतीश कुमार। तो एक ये है, अब सबका अपना अपना नज़रिया होता है देखने का। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार ने वोटों को बांध के रख लिया। ये अगर मेरा नज़रिया यही है कि लॉस है। अगर पार्टी के आधार पर देखते हैं तब भी लॉस है, गठबंधन के आधार पर देखते हैं तब भी लॉस है, क्योंकि पिछले बार एनडीए को 39 सीटें थी बिहार में, तो उस हिसाब से भी लॉस है। और 4 सीट लूज किए हैं नीतीश कुमार, ये भी लॉस है। तो लोग कैसे कह रहे हैं कि बांध के रख लिए, तो मुझे ये ठीक है, 12 सीट जीत गए हैं, लेकिन लॉस है नीतीश कुमार को। तो मुझे लगता है कि इन सब पहलू पे इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है, जो अभी चुनाव हुआ। फिर आगे के चुनाव पर भी बात जरूर होगी, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और आगे का चुनाव जो है वो 2025 का है, विधानसभा का चुनाव है। हालांकि इस तरह की चर्चा भी, कयासबाजी भी हो रही है कि नीतीश कुमार पहले ही विधानसभा भंग कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा, अगर इस तरह की बातें नीतीश कुमार के मन में चल रही होंगी, क्योंकि जदयू के सर्वे सर्वा सब कुछ तो नीतीश कुमार है। और वैसे भी अगर पद के लिहाज से भी अगर वर्तमान में देखते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो सब कुछ नीतीश कुमार ही हैं। तो अब है कि हो सकता है इस पे भी चर्चा हो, वहाँ पे क्या विधानसभा भंग कर दिया जाए, इस पे भी चर्चा हो सकती है, जो क्योंकि कयासबाजी तो चल रही है इसको लेकर। तो ये हो गया। फिर 2025 में अगर समय पे ही अगर चुनाव हो तो क्या किया जा सकता है, कैसे, ताकि जो ठीक है, नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा तबका जुड़ा हुआ है, लेकिन इस बार का चुनाव का नतीजा लोकसभा का यही कह रहा है कि वो तबका साथ भी छोड़ रहा है नीतीश कुमार का। ये भी ध्रुव सत्य है। अगर साथ नहीं छोड़ता तो शाहबाद में ये स्थिति नहीं होती है एनडीए की। अगर साथ नहीं छोड़ता तो 4 सीटें कम नहीं आती, कम से कम जदयू की कम नहीं आती। बीजेपी की बात अभी हम लोग छोड़ देते हैं, तो साथ तो छोड़ रहा है नीतीश कुमार का। तो इन्हीं सब पहलू पे मुझे लगता है कि चर्चा हो सकती है इस मीटिंग में। और कोई बड़ा फैसला जो है नीतीश कुमार, बड़ा फैसला में क्या हो सकता है, समय से पहले चुनाव, अभी इसी का शोर है कि समय से पहले चुनाव होगा, भंग हो जाएगा। हो सकता है ऐसा करे तो सबकी नज़र, सबकी निगाह जो है नीतीश कुमार की मीटिंग पे तो जरूर रहेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, किन किन नामों की चर्चा चल रही है? बिहार से भी नाम आ रहे हैं,
कौन से नाम हैं सर? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नए होंगे। इस बात कह सकते हैं कि जिस तरीके से जेपी नड्डा भी अध्यक्ष हैं, 30 जून तक का उनका कार्यकाल है, जबकि उनका कार्यकाल बढ़ाया गया लोकसभा चुनाव को देखते हुए। अब वो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, तो इसलिए एक बड़ी संभावना है कि बीजेपी जो है के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नए चेहरे होंगे। और जिस तरीके से कह सकते हैं कि आरएसएस ने सवाल उठाया है, उससे भी लग रहा है कि बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक बड़ी सर्जरी होगी संगठन में, और इसकी तैयारी चल रही है, इसका मंथन भी चल रहा है। अब है कि कौन हो सकते हैं, उसमें एक बिहारी का भी नाम आ रहा है, कई सारे नाम कौन है अभी, सर? हाँ अभी कई सारे नाम तैर रहे हैं। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय स्तर पर, बिहार पे हम आएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर जो नाम चल रहे हैं वो बता देते हैं। जैसे विनोद तावड़े का नाम चल रहा है, फिर बीएल संतोष का नाम चल रहा है, अनुराग ठाकुर का नाम चल रहा है, के लक्ष्मण का नाम चल रहा है, ओम माथुर का नाम चल रहा है, सुनील बंसल का नाम चल रहा है, स्मृति ईरानी का नाम चल रहा है। और बिहार में एक चेहरा है जिस पर चर्चा शुरू हो गई है 2-3 दिनों से, वो है राधा मोहन सिंह। राधा मोहन सिंह के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। कह सकते हैं कि गपबाजी भी कह सकते हैं कि इस तरह की चर्चा भाजपा में शुरू हो गई है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा हम लोग बता देते हैं कि विनोद तावड़े के बारे में, थोड़ा के लक्ष्मण के बारे में अगर हम बात करें करिश्मा, तो जैसे विनोद तावड़े के बारे में, विनोद तावड़े इन दिनों अगर हम देखते हैं पिछले कुछ महीनों से, तकरीबन 6 महीना साल भर कह सकते हैं कि विनोद तावड़े की जो भूमिका है वो बढ़ती हुई दिख रही है। वो बिहार के प्रभारी भी हैं, इसके बाद महासचिव हैं संगठन के। और विनोद तावड़े के बारे में जो खबर है, कहा जाता है कि संघ से इनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं विनोद तावड़े के। और इस बार भी जो सरकार का गठन हुआ है, तो जो लोग टीवी गौर से देख रहे होंगे या सोशल मीडिया देख रहे होंगे, तो विनोद तावड़े का जो बॉडी लैंग्वेज दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा था कि वो बहुत मजबूत हैं। और चूंकि इस बार कहा जा रहा है कि संघ का बहुत चल सकता है संगठन में, वैसे भी बीजेपी में संघ का चलता ही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से तल्खी संघ ने दिखाई है, और पिछले दिन जब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का जो बयान आया था नागपुर के एक कार्यक्रम में, जो उन्होंने कहा था, उससे लग रहा है कि वाकई में जो ये सर्जरी होगी वो बड़ी सर्जरी होगी और किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है। तो विनोद तावड़े के बारे में हम लोग बता ही दिए। अब के लक्ष्मण के बारे में बताते हैं। के लक्ष्मण जो हैं अभी ओबीसी के जो मोर्चा है बीजेपी में, उसके चीफ हैं के लक्ष्मण। वो तेलंगाना से आते हैं और बहुत ज़मीनी नेता के तौर पर उनकी गिनती होती है, बहुत मेहनती नेता के तौर पर उनकी पहचान है पार्टी में। तो कहा जा रहा है कि ओबीसी को साधने के लिए ऐसा हो सकता है कि के लक्ष्मण को भी, हाँ, संघ भी इस पर हामी भर दे और उनको मौका मिल जाए। के लक्ष्मण का एक नाम आ रहा है। अब इसके बाद हम बता रहे हैं, ये सुनील बंसल का भी नाम है। सुनील बंसल जो है अभी कई राज्यों के प्रभारी भी हैं, जैसे उड़ीसा का भी जिक्र कर देते हैं, बताना जरूरी है। उड़ीसा के भी प्रभारी हैं सुनील बंसल, और पहली बार उड़ीसा में भाजपा की सरकार बन रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले बार 71 सीटें मिली थी 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो सुनील बंसल की बड़ी भूमिका थी। तो ये सुनील बंसल ऐसे लोग हैं, बड़े रणनीतिकार हैं भाजपा के। तो कहा जा रहा है कि क्यों नहीं सुनील बंसल को मौका दिया जाए, तो इन सब नामों का जिक्र हो रहा है करिश्मा। एक और नाम है बीएल संतोष। तो बीएल संतोष जो हैं वो पर्दे के पीछे के रणनीतिकार हैं। बीजेपी कोई भी कदम उठाती है तो बीएल संतोष की उसमें बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि वो पर्दे के पीछे से रणनीति बनाते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर संघ का वीटो लगता है तो हो सकता है कि प्रचारक हैं ये बीएल संतोष, तो हो सकता है कि बीएल संतोष को लाया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, उनको जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन मुझे अपना व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि ये पर्दे के पीछे के बड़े रणनीतिकार हैं, तो संघ अब उनको सामने लाती है कि नहीं लाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो बीएल संतोष भी हो सकता है कि उनको यह जिम्मेदारी मिल जाए।
इसके बाद अगर हम बात करेंगे ओम माथुर की बात करेंगे तो ओम माथुर जो है ये भी एक मजबूत चेहरा है भाजपा के लिए। और ओम माथुर गुजरात के प्रभारी हैं और ओम माथुर प्रचारक हैं ये भी। और इनके नरेंद्र मोदी से अच्छे रिश्ते हैं और प्रचारक हैं तो संघ से रिश्ता स्वाभाविक है कि प्रगाढ़ है इनका। और ओम माथुर जो हैं उनकी खासियत ये है कि बहुत मृदुभाषी हैं, सबसे हंस के बात करना, कार्यकर्ताओं पर ध्यान रखना, सबकी परवाह करना, तो इस तरह के इनके गुण हैं। तो ओम माथुर भी इस रेस में हैं फिलहाल। इसके बाद अनुराग ठाकुर है। अनुराग ठाकुर का भी नाम आ रहा है और लेकिन अनुराग ठाकुर जो हैं वो लोकसभा का चुनाव जो है इस बार हार गए हैं। उनके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उनको संगठन में फिट किया जाएगा। अभी चूंकि उम्र कम है तो तजुर्बा भी कम है, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है, चुनाव हार गए हैं, तो अब संगठन इतनी बड़ी जिम्मेदारी देती है कि नहीं देती है, ये मुझे थोड़ा सा इस पे ये लग रहा है, डाउट लग रहा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको मिलती है कि नहीं मिलती है। अच्छा, स्मृति ईरानी का जिक्र कर लेते हैं। स्मृति ईरानी भी चुनाव हार गई हैं और कहा जा रहा है कि इनको भी संगठन में फिट किया जाएगा, जैसे अनुराग ठाकुर के बारे में चर्चा चल रही है। एक चीज़ हो सकता है कि अगर स्मृति ईरानी को यह जिम्मेदारी दी जाएगी, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं तो बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक चीज़ होगा। ऐतिहासिक ये होगा कि पहली बार भाजपा का कोई महिला जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी, तो एक ये पहलू है। तो संभव है कि अगर इस एंगल से बीजेपी अगर देखती है, इस चश्मे से, इस दृष्टिकोण से, तो स्मृति ईरानी को यह दायित्व मिल सकता है भाजपा में। इसके बाद हम बिहार पे आते हैं और बिहार में एक नाम चर्चा में है कि इनको यह जिम्मेदारी मिल सकती है, वो है राधा मोहन सिंह। इस तरह की बातें जो हैं पटना के जो सत्ता के गलियारे हैं उसमें गूंज रहे हैं। अब राधा मोहन सिंह चुनाव जीत गए हैं, लेकिन राधा मोहन सिंह के बारे में ये है कि संघ से उनके रिश्ते हैं लेकिन प्रगाढ़ नहीं हैं, रिश्ते हैं लेकिन प्रगाढ़ नहीं है, ठीक है। तो एक ये फैक्टर है। संघ उनके नाम पे राजी होता है कि नहीं होता है, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल एक और है राधा मोहन सिंह के साथ कि उनकी उम्र हो गई है, उनकी तबीयत जो है वो बराबर खराब रहती है। तो इस परिस्थिति में क्या उनके नाम पर मुहर लगेगी, वो थोड़ा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब है कि बहुत सारा दौड़ भाग का दौर आएगा, तो वो ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और संघ से रिश्ते हैं लेकिन प्रगाढ़ नहीं है, हम फिर रिपीट कर रहे हैं। तो इस स्थिति में राधा मोहन सिंह का जो नाम है अभी लेकिन चर्चा में है, और चर्चा में है इसीलिए हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं। सर, तेजस्वी यादव लगातार आपराधिक घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। आज भी तेजस्वी यादव ने पूरी की पूरी लिस्ट जारी कर दी है कि बिहार में आए दिन कितनी हत्याएं हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, अपने सोशल मीडिया पोस्ट में तेजस्वी यादव ने आज 10 बड़ी वारदातों, बड़ी घटनाओं का जिक्र किया है, स्थान के साथ, घटना के साथ, कि कहाँ किस तरह की वारदातें हुई हैं बिहार में। और एनडीए की सरकार को, नीतीश कुमार की जो सरकार है, भाजपा के साथ जो उनका गठबंधन है, उसको घेरने की उन्होंने कोशिश की है। और ठीक यही चीज़ें पहले होती थी जब महागठबंधन की सरकार थी, तो भाजपा के जो नेता हैं अपराध के नाम पर घेरने की कोशिश करते थे और इसी तरीके से सूची जारी करते थे और घेरते थे कि देखिए ये जंगल राज वाले हैं। तो उसी तरीके से प्रहार जो है तेजस्वी ने मंगल राज, हाँ, मंगल राज पे वो सवाल उठाया है। और इसका जवाब जो है कल जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी ने दिया है। लेकिन वास्तविकता यही है, क्राइम होगा तो सवाल तो उठेगा। और वाकई में बहुत ऐसी जो घटनाएं लगातार घट रही हैं बिहार में जो लोगों को परेशान कर रही हैं। और क्यों नहीं क्राइम कंट्रोल हो रहा है? जब हम महागठबंधन की सरकार में सवाल उठा रहे थे, तो आज के लिए भी वही सवाल है कि आखिर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी कहाँ चली गई। तो तेजस्वी ने सवाल उठाया है, नेता अपने ढंग से जो पक्ष में है, सत्ता में है, वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन क्राइम का रेशियो जो है वाकई में बिहार का बढ़ा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।